सबसे पहले थैंक यू टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पावर वर्ड्स की तारीफ़ की है, जिनको बहुत पसंद आ रहे हैं और जो कहते हैं कि सर ऐसे ही सेशन होने चाहिए लगातार। तो मैं आपको एश्योर कर दूं कि हमेशा आपका पावर वर्ड्स लगातार चलने वाला सेशन है। वोकैब एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो आपको ये हमेशा मिलता रहेगा। इसमें आप कभी ये ना सोचें कि कुछ दिन के बाद, कुछ क्लासेस के बाद पावर वर्ड्स नहीं होगा। ये आपके लिए हमेशा चलने वाला सेशन है, हमेशा होता रहेगा। बाकी जिन बच्चों को इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बता दें। लेकिन पावर वर्ड्स को आप ऐसे सोच के चलते हो कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए है, तो एक अलग मतलब आपका आइडिया निकल जाता है कि सिर्फ इतने दिन पढ़ना होगा। लेकिन जब आप सोचते हैं ना कि पावर वर्ड्स मतलब हम सीख रहे हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हम सीख रहे हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में हमें वोकैब कैसे मदद करती है। तो अगर आपका ओरिएंटेशन वो है, आपके सोचने का तरीका वो है, तो पावर वर्ड्स आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके पावर वर्ड्स की और आज है आपका डे 29, जहाँ हम लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप बनेंगे मास्टर। और आप 100% मास्टर बनेंगे, हमारी सिर्फ कोशिश है, लेकिन आप बन जाओगे। आपको रिवीजन करना होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। डे 29 है, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। तो पहला वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश हमने पढ़ा होता है, एम्बेलिशमेंट हमने पढ़ा होता है। एम्बेलिश एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सजाना। एक्शन वर्ड है डेकोरेट करना। दो मैं डेकोरेशन के लिए दो वर्ड अच्छे पढ़ाऊंगा आपको। एक तो वर्ड देखो, ये लिख लो कहीं, GARNISH, गार्निश करना। ये गार्निश अच्छे खासे डेकोरेट करने के लिए आता है। और एक वर्ड आता है GARNER, गार्नर। गार्नर का मतलब होता है टू कलेक्ट, चीज़ों को इकट्ठा करना। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया तो आपने इन्फॉर्मेशन को गार्नर किया। नोट कर लेना, अच्छा वर्ड है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाई एडिंग डेकोरेटिव डिटेल्स और फीचर्स। मतलब जब आप किसी में कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं, मानो आपने अपनी ब्यूटी में कुछ और चीज़ें ऐड करी, आपने घर बनाया, घर में आपने नई नई चीज़ें लगा दी, तो आपने उसको एम्बेलिश कर दिया। कुछ नई नई चीज़ें लगा के चीज़ों को सजा देना, संवार देना, एम्बेलिश कहते हैं। शी एम्बेलिश्ड हर स्टोरी टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। उसने अपनी स्टोरी को और एम्बेलिश किया है। मतलब उसमें हो सकता है नए नए फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हो, नया प्लॉट यूज़ किया हो, कुछ अलग सीन्स यूज़ किए हों, जिससे उसकी स्टोरी क्या हुई और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो ये कहलाता है आपका एम्बेलिश। अब एम्बेलिश के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? सजाने की बात है तो एक तो मैंने आपको लिखवाया, गार्निश होगा। एक होता है एडॉन। एडॉन करना क्या होता है? टू ऐड। याद कर लेना, टू ऐड। जब आप किसी चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके जब आप चीज़ों को सजाते हो तो उसको हम एडॉन कहते हैं, ठीक है। डेकोरेट बिल्कुल सीधा सीधा वर्ड है, सजाना। इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। डेकोरेशन वही है कि हमने कहा इस रूम को डेकोरेट करेंगे तो कुछ बलून्स लगा देना, ठीक है, या बाकी स्ट्रिप्स लगा देना, उसको सजाना होगा। अच्छा, जो एनहेंसमेंट होता है इसका मतलब सजाना नहीं होता, इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव। ये नोट करेंगे, टू इम्प्रूव करना। कहते हैं ना एनहेंसमेंट होगा, यानी कि पहले से बेहतर होगा, सजेगा, सुंदर लगेगा, लेकिन बेहतरी की तरफ होगा। नेक्स्ट है ब्यूटीफाई। ये सबसे अच्छा वर्ड है, ब्यूटीफुल से बना है, सुंदर होना। एनरिच करना भी होता है, किसी चीज़ को और ज़्यादा मतलब बढ़ देना, किसी चीज़ से फुलफिल कर देना, इन्फॉर्मेशन को एनरिच कर देना। कहते हैं ना टेक्स्ट को एनरिच किया जा रहा है और उसके अंदर एड ऑन कर देना कुछ चीज़ें। अपोजिट क्या होगा? आपने कहा सिंप्लीफाई कर देना, स्ट्रिप कर देना, चीज़ें उतार देना, ठीक है। डिमिनिश कर देना, कम कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना होगा। और मिनिमाइज कर देना, संक्षिप्त कर देना, मतलब बहुत छोटा कर देना, मिनिमाइज कर देना, पहले से साइज को कम कर देना, मिनिमाइज कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एमिनेंट क्या होता है? अब देखो यहाँ हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक हमारा वर्ड लिखा है एमिनेंट, एक होता है IMMINENT, इमिनेंट, ठीक है। ये एमिनेंट है, ये इमिनेंट है। इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन। अबाउट टू हैपन, कुछ होने वाला है। जैसे इन नियर फ्यूचर समथिंग इज गोइंग टू हैपन, आप उसके लिए यूज करते हो किसका? इमिनेंट का यूज करते हो। तो आपने जैसे कहा वॉर इज इमिनेंट। वॉर इज इमिनेंट यानी कि युद्ध छिड़ने वाला है। वॉर इज इमिनेंट, युद्ध छिड़ने वाला है, वहां यूज किया जाता है। एमिनेंट मतलब होता है फेमस। जैसे आपने कहा एमिनेंट राइटर, एमिनेंट ऑथर। 18th सेंचुरी का एमिनेंट ऑथर कौन है? 21st सेंचुरी का एमिनेंट ऑथर कौन है? आप ऐसे कह सकते हो
एमिनेंट का मतलब फेमस होगा, रिस्पेक्टेड होगा, विद अ पर्टिकुलर स्फेयर और प्रोफेशन, मतलब ऐसा नहीं अलग अलग, एक पर्टिकुलर स्फेयर में, प्रोफेशन में, जैसे बहुत एमिनेंट राइटर है, एक पर्टिकुलर लिटरेचर लिखता है, फिक्शंस हो सकते हैं, नॉन फिक्शंस हो सकते हैं। एमिनेंट फिर आपका हीरो हो सकता है, या फिर आपका कोई मतलब ऐसे इंसान हो सकता है जो फिल्मों में रोल प्ले करता हो, तो आप कह सकते हो वो एमिनेंट है, ठीक है। तो वहाँ हम एमिनेंट का यूज़ करते हो। तो आपने कहा ही इज़ एन एमिनेंट साइंटिस्ट नोन फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स, मतलब वो फेमस साइंटिस्ट है, जाना जाता है अपने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के लिए, तो उसको आप कहते हो एमिनेंट होगा, फेमस होगा। अब एमिनेंट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड। अब डिस्टिंग्विश कैसा होता है, जो बिल्कुल विभिन्न है, सबसे अलग है, यूनिक है, उसको आप डिस्टिंग्विश्ड कह सकते हो। रिनाउंड जो वर्ड होता है ये सीधे सीधे फेमस के लिए आता है, जिसको सब जानते हैं, वहां आप यूज करते हो रिनाउंड का, ठीक है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो नोटिसेबल है, आपने कहा प्रोमिनेंट फिगर है सोसाइटी का, उसको आप नोटिसेबल कह सकते हो। फिर होगा नोटेबल। इलस्ट्रियस होता है बेटे जिसमें आप सारी चीजें बता देते हो, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन करते हो, उस जगह यूज किया जाता है। अननोन है, कोई नहीं जानता है। ऑब्सक्योर है, मतलब इसको आप कह सकते हो डल है। नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इंफीरियर, नीचे दिखाना होगा। नेग्लेक्टेड होगा और अनरिकग्नाइज्ड होगा, ठीक है। अनरिकग्नाइज जिसको पहचान नहीं पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिसरी। अब राजदूत, अब आपको कहेंगे सर राजदूत तो डिप्लोमेट होते हैं, आप कहेंगे राजदूत एम्बेसडर हमने बहुत पढ़े, ये आपका कहाँ से आ गया एमिसरी। तो ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस भी समझेंगे कि डिप्लोमेट क्या होता है, एम्बेसडर कब यूज करते हैं, ठीक है। आज एमिसरी होता है अ पर्सन सेंट ऑन ए स्पेशल मिशन, यूजुअली अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। एक कोई इंसान जिसे एक स्पेशल मिशन पे भेजा गया है, ठीक है, वो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसको आप एमिसरी कहते हैं। थोड़ा डिफरेंस है, जैसे द प्रेसिडेंट सेट एन एमिसरी टू नेगोशिएट पीस विद द राइवल नेशन। राइवल नेशन के साथ पीस मतलब संधि हो जाए शांति वाली, इसके लिए एमिसरी को भेजा गया, यानी कि एक राजदूत था जिसको स्पेशल मिशन के लिए अपॉइंट किया गया, आप उसको एमिसरी कह सकते हैं। अब जब बात आएगी इसके सिनोनिम्स की, तब आप डिफरेंसेस देखेंगे। एक वर्ड है एनवॉय। अब एनवॉय कौन होता है बच्चों, एनवॉय भी मैसेंजर ही होता है, लेकिन याद कर लो ये होता है बेटा टेम्परेरी। कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। भाई कोई भी आदमी है जो एनवॉय बनाया गया, लेकिन वो टेम्परेरी होगा फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। ये जो डेलीगेट्स होते हैं ना, इसको आप कुछ अलग ना समझना, ये तो चूजन पार्टिसिपेंट होता है, चूजन पार्टिसिपेंट है, डेलीगेट है, मतलब आपने किसी को अपॉइंट कर दिया कि इसको मैं भेज रहा हूं, ये डेलीगेट होगा, ठीक है। एम्बेसडर जो होते हैं ना, ये हमेशा याद कर लो, ये परमानेंट होते हैं, ये परमानेंट है, जैसे इनवर्ट टेम्परेरी होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि इसको आप मतलब कुछ भी हो सकता है कि जो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो डिप्लोमेट होता है, इसको थोड़ा सा आप अलग तरीके से समझो। डिप्लोमेट जो होते हैं ना, टैक्टफुल होते हैं, मतलब मानो किसी देश के बीच में अगर बात होनी है तो बड़ा डिप्लोमेट इंसान भी रहता है टैक्टफुल, जिसके अंदर टेक्निक्स हो, ठीक है, उसको आप डिप्लोमेट कह सकते हैं। अपोनेंट कौन होता है, जो आपका मतलब सीधे सीधे क्या बात है, जो आपके विरोध में है, उसको आप अपना अपोनेंट कहते हैं कि ये मेरा अपोनेंट है, यानी कि पूरी तरीके से विरोधी होगा, इसमें कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। एडवर्सरी जो होता है, इसको आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा हॉस्टाइल नेचर का होता है, यानी कि लड़ने के मूड में होता है, शत्रु जैसा होता है। राइवल जो होते हैं बेटे, ये भी शत्रु होते हैं लंबे समय से, जैसे फैमिली में राइवलरी चल रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप उसको अपने राइवल्स कह सकते हैं। कंटेंडर जो लड़ता है, सीधी सीधी बात है, कंटेंट करता है, झगड़ा फसाद करता है। और चैलेंजर होता है जो आपसे मतलब आपके पार्टिसिपेशन में आपके सामने पर खड़ा है, उसको आप चैलेंजर कह सकते हैं। वन हू गिव्स चैलेंजेस, ठीक है, उसको आप चैलेंजर कहते हैं। तो ये सारे इमिसरी के अपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि इमिसरी का मतलब है डिप्लोमेटिक तरीके का इंसान, इनका मतलब है जो आपके राइवलरी में है, सामने सामने है। नेक्स्ट आपका वर्ड है एम्फेटिक। एम्फेटिक क्या होता है, जोरदार, एम्फेसाइज करना, एम्फेटिक होगा। एक्सप्रेसिंग समथिंग फोर्सिबली एंड क्लियरली, किसी चीज को फोर्सिबली ताकत लगा कर क्लियरली कह देना, जोरदार तरीके से। शी वॉज एम्फेटिक इन हर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर। शी वॉज एम्फेटिक, वो थोड़ी सी एम्फेटिक है इन हर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर, मतलब उसने जो रिफ्यूजल दिया है ना वो एम्फेटिक है। तो एम्फेटिक का मतलब जोर से रिफ्यूजल दिया है, टू एक्सेप्ट द ऑफर, उसने मना कर दिया। तो जब आप ताकत से किसी चीज को कहते हैं ना, एम्फेटिक करते हैं, एम्फेटिक मतलब एम्फेसाइज करना। तो एम्फेटिक क्या है, वो एक एडजेक्टिव है,
तो शी वॉज एम्फेटिक इन हर टोन, अपनी टोन में कैसी है, एम्फेटिक है। तो यहाँ क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहे हो। शी वॉज एम्फेटिक इन हर रेफ्यूजल, रेफ्यूजल में कैसी है, एम्फेटिक है, यानी कि जोर से रिफ्यूज किया है। अब एम्फेटिक के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला वर्ड है फोर्सफुल, आसानी है, फर्म होगा। असर्टिव क्या होता है? वैसे तो सेंटेंस भी होता है ना, असर्टिव होता है डिक्लेरेटिव तरीके का, कहते हैं ना बड़ा असर्टिव इंसान है। आप इसको एडजेक्टिव समझ कैसे करो कि मेरा फ्रेंड बहुत असर्टिव है, मतलब जो कहता है ना वो बिल्कुल सही है, वो एम्बिग्यूअस बातें नहीं करता है, इधर उधर की बातें नहीं करता, बहुत क्लियर कट चीजें कहता है, उसको आप असर्टिव कह सकते हो। डिसीजिव जैसे होता है ना, डिसीजन ले सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग विल्ड होगा, जिसकी डिटर्मिनेशन जो विल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेजिटेंट का मतलब है खुल के बोल ही नहीं पाता है। वीक माने कमजोर है, अब वो फिजिकल भी हो सकता है, और वीक माने मतलब ये कि डिसीजन नहीं ले पाता, उसको भी आप वीक कहते हो। टेंटेटिव, आपने अक्सर डेट सुनी होंगी कि टेंटेटिव डेट्स आई एग्जाम की, तो टेंटेटिव वही होता है जो फिक्स्ड नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि तब होगा, तो वो एम्फेटिक का अपोजिट होगा, क्योंकि एम्फेटिक का मतलब आपने श्योर करके कहा है, जोर से कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन आप अभी क्या करो, टेंटेटिव है, ये फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आपने कहा अनसर्टेन होगा, नेक्स्ट आपने कहा इनडिसिसिव है। डिसिसिव इंसान होता है, इनडिसिसिव मतलब अब उसका कोई डिसीजन नहीं है, वो सुनता है, फिर हो सकता है कि डिसीजन ले ले, हो सकता है ना भी ले, उसको आप इनडिसिसिव कहते हैं। नेक्स्ट है एम्युलेट। एम्युलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, मतलब आप किसी चीज को किसी तरीके से करते हो, जैसे टू मैच और सरपास, टिपिकली बाय इमिटेशन। टू मैच करना, किसी चीज से बिल्कुल मैच कर जाना, और सरपास कर जाना, उसके आगे निकल जाना, टिपिकली बाय इमिटेशन। इमिटेशन मतलब होता है, सीधे सीधे नोट कर लो, कॉपी करना। कॉपी करना है, जैसे हमने कहा ना, पोएट्स आर इमिटेटर्स, पोएट इमिटेटर्स होते हैं, पोएट हमेशा कॉपी करते हैं। तो इमिटेशन होती है कॉपी, यानी कि नकल, जिसको आप नकल कहते हो ना, वही क्या होती है, वही आपकी इमिटेशन होती है। तो हम एमुलेट कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। जैसे ऑफिशियल्स आर लुकिंग टू एमुलेट सक्सेसफुल आइडियाज फ्रॉम अदर सिटीज। अब जैसे हमारे यहाँ के भी डिप्लोमेट्स बाहर जाते हैं, ऑफिसर्स बाहर जाते हैं, तो वहाँ जाके पैटर्न सीखते हैं कि यहाँ ट्रैफिक को कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ वाटर सप्लाई को कैसे मैनेज करते हैं, सीवेज को कैसे मैनेज करते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन कैसे है। तो वो सारी चीजें क्या करते हैं, हमारे से सीखते हैं, फिर हम उसको एमुलेट करते हैं, यानी कि उसका अनुकरण करते हैं। तो सेम सेंटेंस लिखा गया, ऑफिशियल लुकिंग टू एमुलेट सक्सेसफुल आइडियाज फ्रॉम अदर सिटीज। वो क्या कर रहे हैं, एमुलेट कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं सक्सेसफुल आइडियाज का फ्रॉम अदर सिटीज, कि ये बेहतर तरीके से चल रही है तो हमारा सिटी भी बेहतर होगा, उसको आप एमुलेट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब सीधा सीधा पहला वर्ड होगा इमिटेट। इमिटेट का मतलब ही कॉपी करना होगा, फॉलो करना होगा। रेप्लिकेट करना है, मिमिक कर देना, सारी कॉपी ही होते हैं। डिफर हो जाना, अलग अलग हो जाना। नेग्लेक्ट कर देना, लापरवाही दिखा देना, इग्नोर कर देना। डिसरिगार्ड करना, किसी चीज का सम्मान न करना, ओवरलुक कर देना, ठीक है, ध्यान ही ना देना। तो ये अनुकरण के अपोजिट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनक्रोच। एनक्रोच होगा, आपने अक्सर एनक्रोचमेंट जरूर सुना होगा कि बहुत एनक्रोचमेंट है सिटी में, अक्सर हम एनक्रोचमेंट देखते हैं जो हमारी सब्जी मंडी होती है वहां पे, तो आप कह सकते हो एनक्रोचमेंट है। इनके लिए भी कहा जाता था ई रिक्शा है कि इनका एनक्रोचमेंट हो रखा है। अतिक्रमण हो जाता है, टू इंट्रूड ऑन पर्सन्स टेरिटरी, मतलब किसी पर्सन की टेरिटरी में इंट्रूड कर जाना। इंट्रूड कौन होता है, घुस जाना, घुसपैठिया। इंट्रूडर उसी से बना है जो घुसपैठ करते हैं। टेरिटरी में चले जाना, राइट्स में चले जाना, पर्सनल स्पेस में चले जाना, उसको आप क्या कहते हो, एनक्रोचमेंट कहते हो, अतिक्रमण कहते हो, हिंदी में सुना होगा। एनक्रोच यहाँ वर्ब लिखी गई है, एनक्रोचमेंट इसका नाउन बन जाएगा, तो उसको आप अतिक्रमण कह सकते हो। एनक्रोच मतलब अतिक्रमण करना होगा। द न्यू कंस्ट्रक्शन एनक्रोज्ड ऑन द नेबर्स प्रॉपर्टी। जो न्यू कंस्ट्रक्शन है ना, वो एनक्रोज्ड करता है ऑन द नेबर्स प्रॉपर्टी, यानी कि आपने घर बनाना शुरू किया खाली प्लॉट में, आपने बराबर वाले के यहाँ पे कुछ सामान डाल दिया, या फिर अपनी वॉल थोड़ी सी उसकी तरफ खिसका दी, इसको आप एनक्रोचमेंट कहते हैं, मतलब आपने उसका अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। तो द न्यू कंस्ट्रक्शन एनक्रोज्ड ऑन द नेबर्स प्रॉपर्टी, उसको हम एनक्रोच कहते हैं। एनक्रोच के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इन्फ्रिंज कर देना, भी किसी के उसमें घुस जाना प्रॉपर्टी में। ट्रेसपास करना भी होता है, ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, ऐसे सुना होगा कि बाहर वाले लोग यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं हैं। इन्वेड कर जाना, इन्वेड करना किसी के ऊपर आक्रमण कर जाना, किसी के देश में घुस जाना, इन्वेडर्स वही होते हैं। वायोलेट कर देना, रूल को तोड़ देना। इंट्रूड या इंट्रूडर वही बना जो मैंने कहा ना, घुसपैठिए, वो इंट्रूड होता है। विड्रॉ कर जाना, पीछे हट जाना। रिट्रीट कर जाना, वापस हट जाना। रिसीड, जब पानी पीछे हट जाता है ना, रिसीड कर जाता है। पुल बैक कर देना, ड्रॉबैक कर जाना। इन सब का मतलब है पीछे हटना, और इंक्रोचमेंट का मतलब क्या, आगे बढ़ जाना, किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, उसको आप इंक्रोच कहते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है एंडेमिक।
अब हमको पता है, एक बार हमने सबने सुना है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? जैसे कोरोना क्या था, वो पेंडेमिक था। पेंडेमिक मतलब पैन आता तो पैन का मतलब होता है ऑल, एक ऐसी चीज जो सब जगह है उसको पेंडेमिक कहते हैं। तो कोरोना को पेंडेमिक कहा गया था क्योंकि ये सब जगह था। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, एक जगह पे। आपने कहा रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल और इन अ सर्टेन एरिया। जैसे आपने कहा ये इस तरीके का जो फीवर होता है ये इसी रीजन में दिखाई देता है, या ये वाली जो बीमारी है ये इन सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर दिखाई देती है, तो ऐसी बीमारी को आप एंडेमिक कह सकते हैं। मतलब कुछ बीमारी है वो सर्टेन रीजन में होती है, वो एंडेमिक होगी। सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल में होती है, उसको आप एंडेमिक कह सकते हैं। रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल, लोगों के बीच में, और इन अ सर्टेन एरिया, उसको आप एंडेमिक कहेंगे। तो आपने कहा मलेरिया इज एंडेमिक इन सम ट्रॉपिकल रीजन्स। कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में जो मलेरिया है ना उसको एंडेमिक कहा गया है, यानी कि स्थानीय है। कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में मलेरिया होता ही होता है, तो उसको आप क्या कहते हो? उसको आप एंडेमिक कहते हो। नेक्स्ट देखिए, एंडेमिक का मतलब क्या होगा? नेटिव है, यानी कि यहीं का है, ठीक है। इंडिजीनियस, अच्छा नेटिव जो होते हैं वो तो बाई बर्थ होते हैं, ये तो सबको पता होगा। ये कौन होते हैं बेटे? ये तो बाई बर्थ होते हैं। इंडिजीनियस कौन होते हैं? मतलब आप ऐसे समझो, जो वहीं के इनहिबिटेंट होते हैं, इनहिबिटेंट है, ठीक है। लोकल हो गया। एबोरिजिनल को समझ लो, आप ऐसे समझो ये तो फर्स्ट पीपल, जो सबसे पहले वहां लोग बसे थे ना, आप उसको कह सकते हो ओरिजिनल होगा। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट आपका फॉरेन होगा। एग्जॉटिक है, एग्जॉटिक होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज लैंड। एग्जॉटिक लैंड्स मतलब स्ट्रेंज, बहुत विचित्र, दूर के। नॉन नेटिव हो जाएगा, एलियन हो जाएगा, इंपोर्टेड हो जाएगा, यानी कि बाहर से आए, इंपोर्टेड हैं, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका वर्ड है एनर्वेट। बड़ा बढ़िया वर्ड है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है कमजोर कर देना। ये वर्ड मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि एनर्वेट ऐसा लगता है जैसे एनर्जी डाल दी गई, लेकिन एनर्वेट का मतलब होता है एनर्जी का निकाल लेना, तो इसीलिए कंफ्यूजन रहता है। अगर हम कोई आइडिया लगाते हैं ना, एनर्वेट का मतलब क्या होता है? एनर्वेट ऐसा लगता है एनर्जी को भर दिया गया, जबकि एनर्जी को निकाल देना होता है, ड्रेन कर लेना होता है। टू कॉज समवन टू फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटेलिटी और वीकन, टू वीकन, कमजोर होना, ड्रेन हो जाना एनर्जी का, ड्रेन हो जाना वाइटेलिटी का, कमजोर हो जाना, उसके लिए आप एनर्वेट का यूज करते हैं। जैसे द लॉन्ग हाइक थ्रू द माउंटेन्स एनर्वेटेड द एंटायर ग्रुप। जो लॉन्ग हाइक थी ना थ्रू द माउंटेन्स, माउंटेन्स पे जाते हैं ना हाइकर्स, तो जो लंबी हाइक थी उसने एनर्वेटेड कर दिया था एंटायर ग्रुप को। पूरा ग्रुप थक गया, कमजोर हो गया, एनर्जी को निकाल लिया, वाइटलिटी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, एनर्वेट हो गए। तो एनर्वेट एक अच्छा वर्ड है। मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूं कि एनर्वेट लगता है ऐसे जैसे एनर्जी को फिल कर देना, लेकिन एनर्वेट का मतलब है एनर्जी को निकाल लेना। मैंने इतनी बार ये बात बोली है तो मुझे लगता है एनर्वेट अब आपको याद रह जाएगा कि सर ये गड़बड़ नहीं होने देंगे कि एनर्जी डालना एनर्जी निकालना, ठीक है। तो एनर्वेट का मतलब कमजोर करना होगा। इसका सिनोनिम होगा वीकन होगा। एग्जॉस्ट माने थक जाना होता है, ड्रेन करना होगा, डिप्लीट होगा, या सैप कर देना। सैप कर देना भी एनर्जी को कम कर देना होता है। स्ट्रेंथन ताकत डाल देना, एनर्जाइज कर देना। इनविगोरेट में देखो विगर ही आता है, विगर माने साहस होता है, उत्साह होता है, एनर्जी होती है। रीइंफोर्स कर देना, रिवाइटलाइज में देखो रिवाइटल, वाइटल आता है ना, वाइटल्स, वाइटलाइज, ये एनर्जी से यूज वर्ड है। इसी से आपका वो कैप्सूल्स आते हैं ना रिवाइटल्स, री माने दोबारा, वाइटल एनर्जी देता है, रिवाइटलाइज कर देना, एनर्जाइज कर देना। आप इसको ऐसा आसानी से याद कर पाओगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है एनफ्रेंचाइज। बड़ा अच्छा वर्ड है बेटा एनफ्रेंचाइज। मताधिकार दे देना, किसी को अधिकार देना, मत डाल देने का किसी देश में, उसको एनफ्रेंचाइज कहते हैं। वर्ब है टू गिव द राइट टू वोट और ग्रांट सिटीजनशिप। किसी को हमने वोट डालने का अधिकार दे दिया, इसका मतलब उसको हमने सिटीजनशिप का अधिकार भी दिया। भाई सिटीजनशिप मिलेगी तो वोट डालने का अधिकार भी मिलेगा, या वोट डालने का अधिकार मिलेगा तो सिटीजनशिप मिलेगी, बात दोनों सेम ही है। द गवर्नमेंट इनेक्टेड लॉज टू एनफ्रेंचाइज ऑल एडल्ट सिटीजन्स। जो गवर्नमेंट है ना वो इनेक्टेड लॉज, उसने लॉज को इनेक्टेड किया है टू एनफ्रेंचाइज करने के लिए ऑल एडल्ट सिटीजन्स, की सारे सिटीजन्स को क्या मिले? वोटिंग का अधिकार मिले, मताधिकार मिल जाए। तो एनफ्रेंचाइज ऑल एडल्ट सिटीजन्स, तो टू एनफ्रेंचाइज का मतलब मताधिकार दे देना। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? किसी को एम्पावर कर देना, किसी को लिबरेट कर देना। अब लिबरेट थोड़ा अलग है, लेकिन मुक्त कर देना। मुक्त कर देने का मतलब है कि आप कर सकते हो जो आप चाहते हैं। आपने ग्रांट वोटिंग राइट्स दे देना, किसी को ऑथराइज कर देना। इनेबल यानी कि किसी को योग्य बना देना। अपोजिट सबसे इंपॉर्टेंट होगा डिसइनफ्रेंचाइज कर देना, ये इसका डायरेक्ट एंटोनिम्स है। डिसइनफ्रेंचाइज कर देना, ऑप्रेस कर देना, दबा देना।
ऑप्रेसर कौन होता है? जो इंसान लोगों को दबाता है, उनके ऊपर, उनको ह्यूमिलिएट करता है, उनके ऊपर रूल करता है, उनको टॉर्चर करता है। और ऑप्रेस मतलब वही है, ऑप्रेस करना, दबाना। सब्जुगेट करना भी अपने सामने घुटने टिकवा देना होता है, सब्जुगेट कर देना। मार्जिनलाइज्ड, उसको आप ऐसे समझो जो छूटे हुए तबके के लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। और सप्रेस माने दबाना ही होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है इनजेंडर, ठीक है। एनजेंडर होता है, अच्छा एक और चीज याद रखने ना, ENDANGER, एंडेंजर एक ही होता है। इसका मतलब होता है इन डेंजर। तो कंफ्यूज ना हुआ करो, वोकैब ऐसी मिलेगी। ये डेंजर से बना है, एंडेंजर होगा, वो एनजेंडर होगा। जेंडर माने उत्पन्न करना, मतलब चीजों को प्रोड्यूस करना। टू कॉज और गिव राइज टू अ फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन, किसी चीज को बढ़ा देना, फीलिंग को बढ़ा देना, सिचुएशन को बढ़ा देना, कंडीशन को बढ़ावा देना, उत्पन्न करना, एनजेंडर कहा जाता है। जैसे हिज स्पीच एनजेंडर्ड होप अमंग द क्राउड, हिज स्पीच एनजेंडर्ड होप अमंग द क्राउड, उसकी स्पीच ने लोगों के बीच में विश्वास बढ़ा दिया, समझ लो, होप बढ़ा दी कि कुछ अच्छा होगा, तो उसको कहते हैं एनजेंडर्ड कर देना। बड़ा अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे। एनजेंडर और एनडेंजर में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए, ये वर्ड है बेटा, जनरेट करना, उत्पन्न करना होगा, कॉज माने कारण होगा, प्रोड्यूस होगा, क्रिएट होगा, और इंड्यूस करना होता है बढ़ावा देना। सप्रेस दबा देना, प्रिवेंट माने रोक देना, कभी पढ़ा होगा ना प्रिवेंट फायर, आग रोको, तो प्रिवेंट करना टू स्टॉप समथिंग होगा। स्टिफल मतलब संघर्ष करना, इनहिबिट कर देना, रोक देना, या फिर रिस्ट्रेन कर देना, तो ये वर्ड बने इसके अपोजिट। तो ये थे 10 वर्ड्स। आई होप आपने इन 10 वर्ड को ठीक से समझा होगा। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स आपको बिल्कुल ऐसे लगे होंगे जिनको सच में हमें यूज करना चाहिए। अब एनफ्रेंचाइज है, कितना अच्छा सा वर्ड है, एनजेंडर अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो कुछ वर्ड को तो समझने की कोशिश करो। अब इतने सारे वर्ड्स हमने सीखे, डिप्लोमेट कहाँ यूज करते हैं, एम्बेसडर कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, एमिसरी क्या होता है, एनवॉय क्या होगा। तो इनके एक बार थोड़ा सा बैठो क्लास के बाद में, जस्ट थिंक ओवर द वर्ड्स एंड देन यू फील कि ये मैं अच्छे से यूज कर सकता हूँ। ओके, अब चलिए शुरुआत करते हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया से मुहावरे और हम सीखने वाले हैं। पहला वर्ड है एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, हर आदमी अपने लिए बना है, ऐसा लिखना है ना, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ईच पर्सन मस्ट डू व्हाट दे कैन टू सर्वाइव इवन इफ इट मीन्स हर्टिंग अदर्स। अब आप ये सोचो, एक कहावत है ना, जब शिप डूबता है तो हर आदमी सिर्फ अपनी जान बचाने में लग जाता है, क्योंकि बस ये लास्ट वो रह जाता है कि कैसे तुम बच जाओ। तो ऐसे केसेस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने टाइटैनिक में देखा होगा कि दूसरे मर जाए, हमारी जान बच जाए, चाहे दूसरों की जान क्यों ना चली जाए, हम बच जाएं। तो वो होता है एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। मतलब व्हेन द कंपनी स्टार्टेड लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज इट वाज एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। मतलब जब कंपनी ने क्या करा, एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना शुरू कर दिया, तो हर कोई क्या फाइट कर रहा था, इट वॉज एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था कि इसको निकाल देते हैं, हम रह जाएंगे, हमारा काम चलता रहेगा। तो वही कह रहा था एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। तो आप जीवन में भी देख सकते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, वो सिर्फ अपने लिए काम करता है। इसमें बस वह गलत है कि जब आप दूसरों को चोट पहुंचा के भी अपने लिए काम करते हो, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आईज बिगर देन वंस स्टमक। मतलब क्या है, आईज बिगर देन वंस स्टमक, जो आंखें हैं ना वो स्टमक से बड़ी हैं। मतलब क्या हुआ, टू टेक मोर फूड देन यू कैन यूजुअली ईट। आगे समझ, आंखें बड़ी हैं, ज्यादा खाना दिखाई दे रहा, बहुत सारा, लेकिन स्टमक तो छोटा सा ही है ना, वही वाला, समझ पा रहे, तो वही है। तो हिज आईज वर बिगर देन हिज स्टमक एंड ही कुडंट फिनिश हिज मील। आगे समझ, आप पार्टी में गए, आपने देखा और इतने सारे आइटम्स लगे हुए हैं, ये भी रख लो, ये भी रख लो, 2-3 प्लेट भर लिया, बैठ गए वहां पे खाने के लिए, थोड़ा सा खाना खाया, बाकी सारा फेंक दिया। इसका मतलब आपकी आंखें बड़ी हैं, देख ज्यादा रहे हो, लेकिन स्टमक छोटा ही है। तो आईज बिगर देन वंस स्टमक, ठीक है। तो आप किसी को सलाह भी दे सकते हो, योर आईज शुड नॉट बी बिगर देन योर स्टमक। यार आंखें छोटी रखना, बड़ी मत रखना, ज्यादा खाना वेस्ट मत करना। तो आईज बिगर देन वंस स्टमक। नेक्स्ट देखिए, ईट योर हार्ट आउट टू फील इंटेंस जेलेसी। दिल दिल में जलते रहना, कहते हैं ना अपना ही दिल खा लेना, कहते हैं अंदर अंदर जलते रहना, ईर्ष्यालु होना। यू कैन ईट योर हार्ट आउट, दिस इज द बेस्ट वेकेशन स्पॉट इन द वर्ल्ड। मतलब क्या है, तुम इंटेंस हो सकते हो, फील जेलस फील कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट वेकेशन स्पॉट इन द वर्ल्ड, ये सबसे बढ़िया स्पॉट है वेकेशन का। नेक्स्ट है ईट लाइक अ हॉर्स, ठीक है। एक और लिख लो बच्चों यहाँ पे, ईट लाइक अ बर्ड। अगर आपने कभी पढ़ा हो ईट लाइक अ बर्ड, एक ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू स्मॉल, बहुत थोड़ा सा खाना खाना, ठीक है।
तो ईट लाइक अ बर्ड, या ये तो चिड़िया जैसा खाना खाता है, तो कम ही होगा। ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े के जैसा खाना खाता है। टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना खाता है। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ हाइकिंग आई कुड ईट लाइक अ हॉर्स, मतलब पूरे दिन हाइकिंग करने के बाद मैंने आई ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब मैंने बहुत खाना खाया, खूब अच्छे से खाना खाया। ईट समवन आउट ऑफ हाउस एंड होम, इसे भी समझो, बड़ा अच्छा है। ईट समवन, किसी को खा जाना, आउट ऑफ हाउस एंड होम। इसको आप कुछ ऐसे समझ लो कि जो आपको खाना खिला रहा है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। अब कभी कभी घर वाले भी कहते हैं ना, जब आप कामयाब नहीं होते कि तुम हमें पूरा खा के मानोगे, सिर्फ खाते रहो और जब सब खत्म हो जाए तब चली जाना, ठीक वही वाली बात है। टू कंज्यूम सो मच फूड दैट इट कॉज फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन द प्रोवाइडर। आगे समझ, इतना ज़्यादा खाना खा लेना या चीज़ों को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेना, सिर्फ खाने से नहीं कह सकते, आप कंज्यूम करने से भी कह सकते हो, दैट इट कॉजेज फाइनेंशियल स्ट्रेन टू द प्रोवाइडर। कोई आपकी मदद कर रहा है लेकिन आप उसको इतना चूज देते हैं कि उसके पास में भी कंस्ट्रेन आ जाता है कि अब आगे कैसे आपकी मदद करें। तो आपने कहा हिज टीनेजर सन्स आर ईटिंग हिम आउट ऑफ हाउस एंड होम, समझ गए, उसके जो टीनेज सन्स है ना वो क्या करें, ईटिंग हिम आउट ऑफ हाउस एंड होम, पूरी तरीके से उसको बर्बाद करने पे लगे, सारी प्रॉपर्टी को कंज्यूम करने में लगे हुए हैं। तो वही वाली बात है, याद आ गया होगा घर वाले जब कहते हैं कि तुम हमारा खून चूस रहे हो, तो वही खून चूसने वाली बात क्या है कि पूरी तरीके से उन्हें तबाह कर रहे हो। एब एंड फ्लो का मतलब क्या होता है, एब एंड फ्लो, पानी का बढ़ना और घटना, ठीक है, आगे बढ़ जाना पीछे हट जाना, एब एंड फ्लो। तो रिकरेंट पैटर्न ऑफ कमिंग एंड गोइंग ऑफ और हाइज और लो, मतलब एक रिकरिंग पैटर्न चल रहा है, कभी आता है कभी जाता है, कभी ऊपर है करियर कभी नीचे है, तो उसको आप एब एंड फ्लो कह सकते हो। जैसे बिजनेस हैज इट्स एब एंड फ्लो विद सम मंथ्स बीइंग बिजियर एंड देन अदर्स, मतलब बिजनेस के अपने एब एंड फ्लो हैं, कुछ महीने बहुत बिजी होते हैं, कुछ महीने लीनियंट पीरियड वाले होते हैं, कुछ महीने कमाई वाले होते हैं, कुछ कमी कमाई वाले नहीं होते हैं, तो उसको आप एब एंड फ्लो कह सकते हैं। नेक्स्ट है फेदर इन वंस कैप। अब आप जब कामयाब हो जाओगे तो आपको मेडल्स लग जाएंगे, जब और सक्सेस मिलेगी तो एक फेदर लगा दिया जाएगा जो अलग ही दिखाई देगा कि यू आर प्रमोटेड, ठीक है, वही है फेदर इन वंस कैप, मतलब एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, मतलब एक अचीवमेंट जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। विनिंग द अवार्ड वॉज अ रियल फेदर इन हर कैप, उसने जो अवार्ड जीता है ना वो फेदर इन हर कैप है। आप भी जब कामयाब हो जाओगे तो वो जो सक्सेस होगी दैट विल बी फेदर इन योर कैप, तुम्हारे कैप में एक फेदर लग जाएगा। फील द पिंच का मतलब क्या है, टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मतलब वही समझो कि आप ही फील करो कि चीजें कहाँ चुभती हैं, यू नो वेयर इज द प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैनी फैमिलीज आर फीलिंग द पिंच ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस, अब प्राइसेस कॉमोडिटीज के बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत सारे परिवारों को फेस करना चाहता है, दे आर फीलिंग द पिंच, कहीं ना कहीं वो पिंच फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस फील कर रहे हैं, डिफिकल्टीज फील कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फाइट फायर विद फायर, मतलब फायर विद फायर, टू रिस्पॉन्ड टू एन अटैक बाय यूजिंग अ सिमिलर मेथड, तुमने हमारे ऊपर मिसाइल दागी, हमने तुम्हारे ऊपर मिसाइल डाल दी, फायर विद फायर, लड़ाई करना। द कंपनी डिसाइडेड टू फाइट फायर विद फायर एंड लॉन्च्ड अ काउंटर कैंपेन, कंपनी ने डिसाइड किया हम फाइट करेंगे फायर विद फायर यानी कि सामने सामने, एंड लॉन्च्ड अ काउंटर कैंपेन, और सीधे सीधे काउंटर कैंपेन शुरू कर दिया, तो आप वहाँ कह सकते हो फायर विद फायर होगा। नेक्स्ट है फ्लैश इन द पेन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, बहुत एग्जाम्स में पूछा भी गया है, बहुत बार बोला भी जाता है। फ्लैश इन द पेन का मतलब समथिंग दैट इज ब्रीफली सक्सेसफुल बट नॉट सस्टेन्ड, मतलब आपको शॉर्ट टाइम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट सक्सेस मिल गई, उसको कहते हैं फ्लैश इन द पेन। द न्यू सिंगर वॉज जस्ट अ फ्लैश इन द पेन विद ओनली वन हिट सॉन्ग, आपका एक ही अगर सॉन्ग हिट हुआ है तो इसका मतलब इट्स लाइक अ फ्लैश इन द पेन, मतलब सक्सेस तो मिली है लेकिन शॉर्ट सक्सेस होगी, आगे अगर अच्छे गाने नहीं आएंगे तो आपके सक्सेस खत्म होती चली जाएगी, फेड अवे हो जाएगी, वेन हो जाएगी, तो उसको कहते हैं फ्लैश इन द पेन, मतलब सडन सक्सेस लेकिन थोड़े टाइम के लिए, ओके, यही कहलाता है फ्लैश इन द पेन। तो सही है, ये थे आपके 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, आई होप आपने ये भी इंजॉय किए होंगे। बाकी बातें करते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स, आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी का 99 रुपीज़ का कोर्स भी अवेलेबल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए इंग्लिश कोर्सेज हैं, इंग्लिश का कैप्सूल कोर्स 999 में अवेलेबल है जिसमें 170 प्लस आवर्स की लर्निंग कंटेंट है, हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग यू विल गेट देयर।
साथ में आपके लिए जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी करें, CDS का बैच है, OTA का बैच है, आप ये बैच भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे जानते हैं कि वेयर द शू पिंचेस मतलब कहाँ प्रॉब्लम है, सो वी आर प्रोवाइडिंग कैप्सूल कोर्सेज फॉर देम। आपके पास पॉलिटी का, इंग्लिश का, कंप्लीट मैथ्स का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का सबके कैप्सूल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है जहां आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। और हैंड रिटन नोट्स बाई टॉपर्स ये भी आपके लिए अवेलेबल है। हैंड रिटन नोट्स आप पूरे एग्जाम के ले सकते हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे ऑनेस्ट रिप्लाई लिखें, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने पसंद तो किया है। आपको भी अपना जो मतलब आइडियाज़ हैं उन्हें लिखने का पूरा अधिकार है। आप जो चाहते हैं वो मुझे बताएं। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ये आपका अपना डिजिटल वेंचर्स है जहां आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। हमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करते चले जाएं। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। आप जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।